नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन, एक हेल्थ पॉडकास्ट ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। आज है हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका सफर सिर्फ केवल एक डॉक्टर का नहीं बल्कि एक सच्चे सेवक, लीडर और विजनरी का भी है। आज हम बात करेंगे ऑक्टाविया हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर कर्नल डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय से। सर, वेलकम टू दी शो। थैंक यू। आर्मी मेडिकल सर्विस से लेकर एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नींव रखने तक इन सर की यात्रा प्रेरणादायक रही है। तो चलिए जानते हैं कि मरीज हमारे मेहमान हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि ऑक्टाविया हॉस्पिटल की पूरी कार्यशैली का कोर प्रिंसिपल कैसे बना। तो सर, आपकी मेडिकल जर्नी कैसी रही, आर्मी से लेकर के हॉस्पिटल तक की? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने जो सवाल पूछा है वो सबसे पहले मेरी मेडिकल जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने अपना MBBS कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल से 2008 में पास किया और फिर मैंने आर्मी मेडिकल कोर्स ज्वाइन किया 2010 में। और आर्मी के 14 साल के सफर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं जाकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मैंने आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज से किया है। और इस 14 साल में आर्मी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, दैट इज रिलेटेड टू पेशेंट केयर, दैट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। और आर्मी से ही यह वर्ड भी आया है, मरीज हमारे मेहमान। ओके, दैट इज वेरी क्लियर दैट हम जो भी इस हॉस्पिटल में हैं, ऐसा हमारा मानना है कि पेशेंट से ही हॉस्पिटल चलता है जी। अगर मरीज नहीं है तो ना तो डॉक्टर का रिक्वायरमेंट होगा, ना ही क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटर का, ना ही नर्स का, ना ही किसी भी स्टाफ का। सो मरीज है तो अस्पताल है, मरीज है तो आप है और हम हैं। और मरीज अगर आएगा या मरीज को आना है तो उसको आपको रिस्पेक्ट देना होगा, उसको अच्छी ट्रीटमेंट देनी होगी, उसको अच्छा केयर मिलना चाहिए। एंड इसी कॉन्सेप्ट से यह कॉन्सेप्ट निकाला गया है कि दे आर आवर गेस्ट, वी हैव टू ट्रीट देम लाइक अ गेस्ट। ऐसे मरीज हमारे मेहमान हैं, सो दैट कि उनको कोई कमी ना लगे, उनकी कोई भी कमी को हर वक्त पूछी जाए, उस कमी को जितना जल्द दूर किया जाए और उनको वो रिस्पेक्ट नॉट ओनली कि एक पहली बार आए तब मिले, उनको हर बार यह रिस्पेक्ट उसी तरह दी जाए। इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। ओके, नहीं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सर ये। सर, जैसा कि अभी आपने नाम लिया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, आपने उसकी पढ़ाई करी, तो सर ये है क्या एक्चुअली? जैसे कि आप जानते हो कि MBBS के बाद लोग स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। कोई MD करके DM कर रहा है, कोई MS करके MCH करते हैं। वैसे ही MBBS करने के बाद यह एक MD है जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर से यह हॉस्पिटल का वो अभिन्न अंग है जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे क्लिनिशियंस आवश्यक हैं पेशेंट को ट्रीट करने में, उनकी ट्रीटमेंट शुरू करके और उनको घर भेजने तक में, तो उनका एक अभिन्न अंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। उनको सही स्टाफ चुनकर देना, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो RMO हो, उनको सही व्यवस्था जो हॉस्पिटल का पूरा ढांचा है जिसमें कि GDA आते हैं, हाउसकीपिंग आती है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लाइटिंग है, वाटर है, ईच एंड एवरीथिंग, सिक्योरिटी, वॉट एवर यू थिंक अबाउट, except that ki we are not treating the patient directly, we are not giving drugs, we are not prescribing drugs, but we are helping out or we are involved with each and everything in the hospital. And that is why I said कि hospital administration एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसको कि हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट या फिर कार्य प्रणाली से अलग नहीं किया जा सकता। और ये सब कुछ हमारे उस स्पेशलाइजेशन में आता है जो हमने की है। तो सर, ऑक्टाविया हॉस्पिटल के पीछे की विजन क्या है? देखिए, ऑक्टाविया हॉस्पिटल फंक्शनल तो 2022 जून से है और इसका जो मेन विजन है दैट इज इंस्पायरिंग होप एंड एडवांसिंग हेल्थ। अगर इसको सही वर्ड में कहें तो मरीजों को एक होप देना कि उनकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी बेहतर ढंग से, बेहतर समय पे। और यह उम्मीद ना ही कि केवल मरीज को, मरीज के अटेंडेंट को, पूरे परिवार को एक सलीके से उनके ही लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो समझ सकते हैं वो देना। यही हमारा विजन है कि मरीज को हर बार बेहतर इलाज मिलेगी। ये एक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स में भी हम बोलते हैं कि कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस विजन, दैट कि हर बार हर एक मरीज को मरीज की बीमारी की तरह से
एक्चुअली उसको क्या रिक्वायर्ड है, ना कि प्रोटोकॉल फॉलो करके हम मरीज को उसकी तरह से ट्रीट करके और उसको उच्चतम इलाज देना, उनको यह होप देना कि उनके साथ सब कुछ सही होगा। यही हमारा विजन है। ओके सर। तो सर ऑक्टाविया हॉस्पिटल में कौन कौन सी उपलब्ध सेवाएं हैं? ऑक्टाविया हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और अगर हमारे स्कोप ऑफ सर्विसेज की बात करें तो हमारे पास सारी सुपर स्पेशलिटी जैसे कि कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक एंड अदर मल्टी स्पेशलिटी लाइक मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, हमारे पास इन हाउस लैब है, रेडियोलॉजी है, सिटी स्कैन की व्यवस्थाएं हैं। सो वॉट एवर यू थिंक a super specialty hospital should have, we are having all these facilities out here। हर मरीज, एक भी मरीज अगर यहाँ आता है तो उसको यहाँ से बाहर ना जाना नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए ये हॉस्पिटल के पास सारी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध है। जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये होता है ना कि अगर पेशेंट को जांच करवाने जाना हो तो यहाँ जाओ वहां जाओ, तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है जो कि एक ही छत के नीचे। जी हाँ, किसी को सिटी स्कैन कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है मान लीजिए, या लैब की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ एक चीजें होती हैं जो हर हॉस्पिटल के पास नहीं होती, बट उसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है कि हम मरीज को कहीं नहीं भेजते। बिल्कुल, हमें अगर सैंपल भेजना है, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि ऑब्वियसली डे टू डे बेसिस पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमारे पास अगर वो टेस्ट नहीं भी होता है तो वो सैंपल हम बाहर भेजते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल उसके लिए जिम्मेवार है, ना कि मरीज और मरीज के अटेंडेंट को इसके लिए हम बाहर नहीं भेजते। सर ये ऑक्टाविया हॉस्पिटल फैमिली ओरिएंटेड हॉस्पिटल कैसे है? अच्छा सवाल है। फैमिली ओरिएंटेड हॉस्पिटल कैसे है, अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक हॉस्पिटल जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर बच्चे के जन्म से यानी गायनी की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर डिलीवरी की व्यवस्थाएं हैं, तो हमारे पास पीडियाट्रिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट है। इसके बाद बच्चा जब एडल्टहुड में जाता है तो पीडियाट्रिशियन एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो है। बच्चे के माँ बाप या दादा दादी को अगर जरूरत पड़ती है मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू थिंक, सारी स्पेशलिटी एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सो अगर फैमिली को किसी एक हॉस्पिटल पे ही डिपेंडेंट रहना है तो वो है ऑक्टाविया हॉस्पिटल। जैसे कि सर फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वैसे ही अपने फैमिली हॉस्पिटल, ये फैमिली हॉस्पिटल है। लोगों में एक परसेप्शन ये भी है कि ये हॉस्पिटल बहुत महंगा है, ये कितना सच है या फिर मिथ फैला हुआ है? जो खाए वो जाने। ठीक है, सो मैं तो यही बोलूंगा कि आप दिखावे पे ना जाओ। हमारी बिल्डिंग अच्छी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हम महंगे हैं, यह कहना बहुत ही गलत है। और ये आज के टर्म पे तो मैं 100% कह सकता हूं कि अगर वी आर ट्रीटिंग आयुष्मान केसेस एंड नॉट ओनली कि सिंपल आयुष्मान केसेस की हमारे पास एक स्पेशलिटी है, हम मेडिसिन भी लेते हैं, हम सर्जरी भी लेते हैं, हम पीडियाट्रिक लेते हैं, हम गायनी लेते हैं, हम पॉलीट्रॉमा ले रहे हैं, हम यूरोलॉजी ले रहे हैं, हम कार्डियोलॉजी ले रहे हैं। सो मल्टी स्पेशलिटी को हम वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आयुष्मान के तहत। और अगर हम आयुष्मान कर रहे हैं और एक छोटा हॉस्पिटल, आप भी देखिए आयुष्मान की जो सुविधाएं दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो बांटी नहीं गई हैं कि किसी बढ़िया हॉस्पिटल में ज्यादा पैसा मिलेगा और बिल्कुल छोटे हॉस्पिटल में कम पैसा मिलेगा, पैसा सेम है। तो अगर मैं वहां पर सक्षम हूं इलाज देने में तो लोगों को उसी से समझ में आ जाना चाहिए कि ये हॉस्पिटल की क्या है, कैसा है, महंगा है या नहीं है। दूसरा, हमने अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है क्योंकि हमारा जो विजन है वो बड़ा है, लंबा है, हमारा सफर बड़ा है। सो अगर ये बिल्डिंग बनाई गई तो नए मानक के द्वारा बनाई गई, नई इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है। और यह हॉस्पिटल वाराणसी का एकमात्र हॉस्पिटल होगा जो सारे मानकों को फॉलो करता है। और मानक ना मैंने डिसाइड किया, ना आपने डिसाइड किया, ना किसी और ने, मानक गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, बिल्डिंग कोड्स के तहत, हॉस्पिटल के गाइडलाइंस के तहत, चाहे वो हम स्केल ऑफ एकोमोडेशंस को लें, चाहे कायाकल्प की गाइडलाइंस लें, उसके अनुसार हमारी बिल्डिंग बने, हमारे कॉरिडोर्स अच्छे बने, हमारे रूम्स अच्छे बने, हमारे आईसीयूज, हमारे ओटी, हर जगह जो सुविधा जैसे कही गई है वैसे बनाई गई है। लेकिन बनाए जाने का मतलब ये नहीं है कि उससे अस्पताल महंगा हो। और महंगा कोई चीज आप कैसे डिसाइड करोगे? महंगा आप तब डिसाइड करोगे जब आप कंपेयर कर पाते हो किसी चीज को। अगर सपोज यह पेन मैंने रखा है और यह पेन मुझे
सस्ता पड़ा या सस्ता लग रहा है और आपको ये पेन देख के ही महंगा लग रहा है, तो ये गलत बात है। जब आप मार्केट में जाएंगे, इसको खरीदेंगे और उसको खरीदने से ही नहीं, उसको कंपेयर करेंगे कि ये ऐसा ही पेन ये 10 रुपया में हो और ये 100 रुपए का है, तब आप बोलोगे ये पेन महंगा है। बिल्कुल। तो वो कंपैरिजन के लिए इंडिविजुअल्स को रेट्स लेने होंगे, हमारे अस्पताल के भी और अस्पताल के, और उसको कंपेयर करें। ब्रांड वैल्यू को मत देखें कि अरे यार ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो हॉस्पिटल महंगा होगा, अंदर आए आप हमारे रेट्स पता करें, आप हमारे ओपीडी के रेट्स पता करें। हम जो ओपीडी के रेट्स रखे हैं, हमसे ज्यादा ओपीडी के रेट्स हमारे से छोटे हॉस्पिटल, सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, उनके रेट ज्यादा है। लेकिन यह भी तब लागू होता है जब कि पेशेंट को भरोसा हो। पेशेंट उसी डॉक्टर के पास जाता है जिस पे उसको भरोसा होता है। पेशेंट उसी को अच्छा डॉक्टर बोलता है जिससे वो ठीक हो जाता है। उसके बाद चाहे उसके लिए उसको कितने भी पैसे देने पड़े, उसको वो महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको उस पर विश्वास है। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास बनाना, और वो विश्वास तभी आएगा जब आप एक बार अस्पताल में आएंगे, हमारे सर्विसेज को यूज करेंगे, देखेंगे, पता करेंगे, और उसके बाद तो मैं दावा कर सकता हूं कि अगर एक मरीज अपने आप को यहाँ इलाज कराता है, या मरीज की जो अटेंडेंट उसके साथ आते हैं, अगर वो यहाँ से इलाज करा के जाएंगे तो 1-10 को जरूर लेके आएगा। और महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो थोड़ा तो अगर आप सरकारी से कंपेयर करेंगे तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था और है, वो ये कि हम केस टू केस बेसिस पर भी मरीजों को रियायत प्रदान करते हैं अगर मरीजों को रिक्वायर्ड है। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनका इलाज बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा और हम उनको बाहर कर देंगे, नहीं। उसके लिए कुछ रियायत अस्पताल देती है, उनके लिए कुछ रियायत के तरीके हम उनको बताते हैं कि अगर वो आयुष्मान में है और किन्हीं का कार्ड नहीं बना तो हम उनको गाइड करते हैं कि भाई इससे आप इलाज करा लीजिए, अगर उनके पास कोई इंश्योरेंस है तो। और अगर कुछ भी नहीं है और उनकी बीमारी इतनी जटिल है जिसकी इलाज के लिए अगर हेल्प किया जाए तो इस हॉस्पिटल में MLA MP फंड से भी इलाज होता है हमारे पास, वो हम ऑथराइज हैं करने के लिए, और बहुत ही जल्द हमारे पास CM रिलीफ फंड के भी अप्रूवल आ जाएंगे। सो उसके तहत भी इलाज किया जा सकता है। तो मरीज को एक बार यहाँ आना होगा, हमसे समझना होगा, हमारी एक टीम है काउंसलिंग की जो उनको काउंसिल करते हैं, उनसे समझे। अस्पताल में अगर ओपीडी दिखानी है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, हमारे ओपीडी के चार्जेस बहुत कम है। हमारे मल्टी स्पेशलिटी की रेट्स 300 रुपए में हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, गायनी स्पेशलिस्ट पेशेंट्स को देखते हैं। दैट इज वेरी मतलब लीनियंट चार्जेस। एंड हमारे सुपर स्पेशलिस्ट जो DM है, MCH है, उन लोगों की भी फी हमारे यहाँ 500 रुपए है। सो हम एकदम ही महंगा इलाज नहीं कह रहे हैं कि हम महंगा इलाज करते हैं। हमारे पैकेजेस 3 भाग में बटे हुए हैं, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट। जो जिसमें सक्षम होता है उसके अनुसार उनके पैकेजेस बटे हैं। आप उसमें आइए, और उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कुछ स्कोप होता है तो अस्पताल प्रशासन उसमें भी मरीजों का हेल्प करता है। ओके सर। तो सर जैसा कि आज के टाइम में चाहे छोटा आदमी हो या फिर बड़ा हो, मिडिल क्लास फैमिली हो या हायर क्लास फैमिली हो, सबके पास छोटा या बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, या फिर वो कहीं वर्क कर रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल है? अच्छा क्वेश्चन है। अगेन यह जरूरी भी है। पहला तो भारत में अभी ये कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास तक तो पहुंच गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, एंड बहुत जरूरी है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस हर एक फैमिली को और ये पूरे परिवार को कराना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपके सवाल पे मैं आता हूं, तो हमारे पास जितने भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सब का फैसिलिटी कैशलेस सर्विसेज अवेलेबल है हमारे अस्पताल में। अगर नामी गिरामी कंपनियों के बारे में कहें तो नीवा भोपा, HDFC, बजाज, SBI, स्टार हेल्थ, जो भी आप नाम बोलेंगे सारी कैशलेस व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसके अलावा क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कहें तो वो 2 टाइप में होता है, एक जो हम कराते हैं और एक जो कंपनीज कराते हैं जिसको हम कॉर्पोरेट या PSU में बोलते हैं। उससे भी हम इम्पैनल्ड हैं, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, CISF से हम इम्पैनल्ड हैं, BSNL से हम इम्पैनल्ड हैं, भेल से हम इम्पैनल्ड हैं, और गेल से हम इम्पैनल्ड हैं, और अभी बहुत सारा इम्पैनलमेंट अंडर प्रोसेस है। जल्द ही हम CGHS, ECHS, रेलवेज, इन सब पे भी इम्पैनल्ड हो जाएंगे। और सबको हमारा मोटो ही है, और ये मोटो केवल हमारा नहीं, किसी भी हॉस्पिटल का या प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं, दे हैव टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट।
इफ दे हैव टू सस्टेन इन द मार्केट, कि अब वो कॉन्सेप्ट जो यूएस में और सारे डेवलप्ड कंट्रीज में है कि nobody should pay from their pocket. Out of pocket expenditure for any family who belongs to middle class, lower middle class is a burden, and that burden should only be low or can be thrown out of families by helping them with these kind of health insurance, and government also nowadays supporting this, and that's why अभी recently आप लोगों ने देखा कि government ने health insurance and life insurance पे से GST हटा दिया, because government ये gift फैमिलीज को देना चाहती है, उनसे लोड घटाकर भी कि इसका इंपॉर्टेंस है, और इसका इंपॉर्टेंस इससे भी साबित होता है कि गवर्नमेंट ने लगभग 50 करोड़ या मोर देन दैट फैमिलीज को आयुष्मान भारत की सुविधा दी हुई है, और धीरे धीरे आइदर तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट सेक्टर ही इस सुविधा को और बढ़ाएगी, और टैक्स के रूप में अगर फैमिली से या फिर जैसे इनकम टैक्स लेते हैं वैसे कुछ सोचकर गवर्नमेंट को भी इस पे मे बी दे मे थिंक एंड दे कैन टेक एन एक्शन, बट ये जरूरी तो जरूर है और ये सबको कराना चाहिए। सर अगला सवाल ये है कि ऑक्टाविया हॉस्पिटल में इलाज के साथ साथ इमोशनल केयर कैसे इंश्योर किया जाता है? देखिए, इलाज मरीज का होता है और इमोशनल केयर मरीज के डिपेंडेंट्स का होता है, जो उनके परिवार है। बिल्कुल। मरीज, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा आईसीयू में हमारी सर्विसेज बेस्ट इन द सिटी है। हमारे पास 24 घंटा जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं वो उपलब्ध होते हैं। हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं हमारे आईसीयू के अंदर। आप कभी विजिट करिए, यू विल कम टू नो कि हाउ वी आर गिविंग द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स। हमारी जो सर्विसेज हैं, जो नर्स पेशेंट रेशियो है, जो नॉर्म्स के अनुसार होनी चाहिए, हम वो फॉलो करते हैं। दैट इज कि अगर मरीज वेंटिलेटर पे है तो 1:1 की नर्सिंग होगी, तो 1:1 की नर्सिंग हम रखते हैं। मैक्सिमम एक नर्स 2 ही नॉर्मल पेशेंट जो आईसीयू में है उनको देखेगी, और उसके अनुसार ही हमने स्टाफिंग की है। आईसीयू में जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसके डिपेंडेंट्स जो होते हैं, अटेंडेंट्स जिसको बोलते हैं हम, परिवार को ये पता नहीं होता है कि मेरा मरीज के साथ क्या हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है, क्या वो बातें कर पा रहा है, इंप्रूवमेंट डे बाय डे कितना हो रहा है, क्योंकि अटेंडेंस का एंट्री आईसीयू में रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन हम यहां पर उस चीज को समझते हैं, उस इमोशन को, वो अटैचमेंट को समझते हैं। हमने ये नया सिस्टम स्टार्ट किया है, दैट इज काउंसलिंग ऑफ पेशेंट अटेंडेंस। उसमें हम परिवारजनों को बिठाकर पहले उनको, मरीज जब हमारा डॉक्टर देखने आते हैं मरीज को, उस समय हम अटेंडेंट को बुला के एक बार उनसे भी एक्सप्लेन करवा देते हैं। उसके बाद वही डॉक्टर अटेंडेंस को, अगर वो बहुत सीरियस होता है तो उनको अलग से अपने ऑफिस में बिठाकर प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन किया जाता है। अगर रिक्वायरमेंट होती है उनको रिटन में उनसे लिखवा के हम लेते भी है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी कभी कभी आती है कि मरीज सीरियस होता है, और एज ए टर्शियरी केयर सेंटर अगर मैं अपने आप बोलता हूं कि मेरा अस्पताल सुपर स्पेशलिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज देता है, तो हमारे पास मरीज भी उसी तरीके के आते हैं। तो डॉक्टर ओनली इलाज करता है, लेकिन भगवान तो नहीं बन सकता है, और उस सिस्टम में डॉक्टर्स सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, और बहुत ही तरीके से। उसका भी एक, जैसे आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहा था, उसमें हमें एक तरीका सिखाया जाता है, डॉक्टर्स को बताया जाता है कि हाउ यू हैव टू टॉक टू पेशेंट अटेंडेंस। क्योंकि आप एज ए डॉक्टर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जानते हो कि हाँ ये सही है या गलत है, लेकिन जो मरीज का अटेंडेंट है उसको ये समझ नहीं है, उसको बस अपने परिवार का केयर है, उसको उसकी तकलीफ जो उसका मरीज झेल रहा है उसमें है कि हाँ वो बचेंगे नहीं बचेंगे, कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। तो उनके दुख को समझना होता है डॉक्टर्स को। बिल्कुल। और इसीलिए कहा गया है कि डॉक्टर शुड बी एम्पैथेटिक टू पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स, नॉट सिंपैथेटिक। सिंपैथी और एम्पैथी में एक बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आप, अगर मैं दुखी हूं तो आप मेरे साथ सिंपैथी करोगे, सिंपैथी में आप मेरे दुख में भाव विभोर हो जाओगे। एम्पैथी में आप भाव विभोर नहीं होगे, आप समझोगे लेकिन आपकी हाथें नहीं हिलेंगे, रिएक्शन नहीं आएगा। एंड इसीलिए डॉक्टर्स को इमोशनल केयर देना पड़ता है अटेंडेंट्स को, उनको समझाना पड़ता है, उनको उनका कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है, और हम वो काम बहुत ही बाखूबी करते हैं।
हमारी कोशिश रहती है कि हमारा पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स 100% सेटिस्फाई होके जाएं। उनकी हर एक समस्या, हमारे पास एचेलॉन्स बटे हुए हैं। सबसे पहले ट्रीटिंग डॉक्टर या फिर हमारे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट पेशेंट को समझाते हैं। इसके बाद अगर उसको किसी क्रॉस रेफरेंस की जरूरत है तो उनका डॉक्टर भी उनको समझाते हैं मरीज को देखने के बाद। उसके बाद हमारे क्लिनिकल ऑपरेशंस मैनेजर्स हैं जो दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स, वो और उन्होंने MHA या फिर MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है, सो वो उनकी बात को समझते हैं। अगर वो उसको सॉल्व कर पाते हैं तो वो भी सॉल्व करते हैं। और आफ्टर ऑल अगर कुछ भी नहीं होता है तो मरीज से मैं खुद मिलता हूँ, उनसे मिलता हूं, उनकी समस्याएं समझता हूं। अगर वो नहीं समझ पाए हैं या उनको एक बार फिर से रिक्वायर्ड है कि डॉक्टर मिलकर उनकी समस्याओं को समझाएं कि उनके मरीज को क्या हुआ है, कब तक ठीक होंगे, क्या फिर आना होगा। इवन हमारे जो पार्ट है ट्रीटमेंट का वो केवल मरीज को डिस्चार्ज करने पर ही खत्म नहीं हो जाता। हम मरीज को फॉलो अप कॉल्स करते हैं पोस्ट केयर में। हाँ, पोस्ट केयर। हमारे यहाँ से मरीज डिस्चार्ज होगा उसके 24 घंटे के बाद, यानी 24 to 48 आवर्स के बाद एक बार कॉल जाता है और एक बार 7 दिन के बाद कॉल जाता है कि हाउ यू आर, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। अगर मरीज को होता है हम उनको बुलाते हैं, हम उनको फिर से डॉक्टर्स को दिखाते हैं, हम उनके अगर कोशिश करते हैं कि हम उनके चार्जेस भी ना लें। देखिए, मॉनेटरी लोड आपके ट्रीटमेंट को कभी सुधार नहीं पाएगा। आपको ट्रीटमेंट को सुधारना होगा तो आपको पेशेंट के हर एक चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पेशेंट के कंप्लेंट्स को सुनने पड़ेंगे, पेशेंट्स और उसके अटेंडेंट्स को सेटिस्फाई करना होगा। बहुत पहले की कहावत है, जब हम लोग MBBS में गए थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, उन्होंने बताया था कि मरीज को अगर ठीक करना हो ना, अगर मरीज आपके OPD में आता है, यू जस्ट होल्ड देयर हैंड इफ यू आर अ फिजिशियन। आप उनका पल्स लीजिए एंड उनसे बातें करते रहिए। आधा मरीज तो आप वहां ही ठीक कर देते हो क्योंकि आप मरीज का कॉन्फिडेंस गेन करते हो। गिव टाइम टू योर पेशेंट एंड विच इज बीइंग टेकन केयर एट ऑक्टाविया हॉस्पिटल। हमारे पास डॉक्टर्स मरीज को जो एक नॉर्म्स के अनुसार ऑथराइज होता है कि एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पर पेशेंट शुड बी गिवन, बीइंग गिवन हियर। एंड इसके कारण हम लोग पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाते हैं, चाहे वो OPD में हो, चाहे इन पेशेंट्स में हो, चाहे रीविजिट पेशेंट्स हो, या फिर हम कम्युनिटी में जाते हैं। हमारा कम्युनिटी में जो कैंप्स भी होता है तो हम परिवार, अगर परिवार का एक सदस्य को कोई बीमारी है, हम उसी समय परिवार के सदस्य को, उनके मुखिया को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई इनको तत्काल या फिर प्लान्ड वे में इनको इस इलाज की जरूरत पड़ेगी और आप इनको हमारे अस्पताल में ले आए या किसी अस्पताल में ले जाए। ऐसा भी नहीं है कि हमने कैंप इसलिए किया है कि मरीज हमें चाहिए, हमने कैंप इसलिए किया है कि अवेयरनेस आए। Early diagnosis is better for treatment. Good result. Prevention is better than cure. That should be followed, and we are following it. कैंप का मतलब ये नहीं है कि मरीज हमारे पास आए, अगर मरीज को जरूरत है तो ऑक्टाविया हॉस्पिटल जाता है कैंप के माध्यम से उनके पास। तो सर, अभी तक हम लोगों ने केवल हॉस्पिटल के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बारे में। आप इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिटी आपको बता ही दिया कि ये हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं। नाउ आई विल टेल यू कि हाउ वी हैव प्लान्ड आवर हॉस्पिटल स्पेशलिटी। हमारे पास अगर डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं बताता हूं कि स्पेशलिटी को कैसे प्लान की गई है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मेरे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से, जहां हमारे पास 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर उषा यादव, डॉक्टर एकता तिवारी एंड डॉक्टर तुलिका सिंह। Again, after gynecology, we are coming towards pediatric department. Pediatric department, we have 24-hour care. Okay. We have हमारी OPD सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की डॉक्टर विवेश जो सुबह 10 से शाम के 5:30 तक बैठते हैं, एंड डॉक्टर किशोर जैसी जो शाम के 5, 5:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद थ्रू आउट जो इमरजेंसी केयर्स होती है उनके लिए हमारे पास पीडियाट्रिशियन उपलब्ध हैं, वो रात में आते हैं और ट्रीटमेंट करके, या अगर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको प्रिस्क्राइब करके जाते हैं। पूरा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट मेरा बटा हुआ है NICU, PICU और पीडियाट्रिक वार्ड में। वी हैव 18 bedded NICU which is again distributed between infected and non-infected cases. Okay.
we have 9-bedded PICU and 10 beds of pediatric ward. Why I'm insisting on this कि अगर गायनी डिपार्टमेंट चलाना है तो बिना पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के सपोर्ट के आप नहीं बिल्कुल। सो उस तरह से हमने प्लान किया है कि इसको 24 घंटा प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी टाइम देख के नहीं आती। अगर किसी को नॉर्मल लेबर पेन हो रहा है तो उस समय अगर आपके अस्पताल में आप अपने आप को चैलेंज करते हो कि आई एम अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो फिर आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते। और दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग केयर ऑफ दीज डिपार्टमेंट। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बीमार होने पे गार्जियन टाइम देखकर आपके हॉस्पिटल में नहीं आएंगे, आपको वो सुविधा देनी है और उसी पाथ पर हम चल रहे हैं। Now coming to our surgery department, we have again here 3 doctors, Dr. S.P. Gupta, Dr. Pramen Singh and Dr. Prabhat Thakur sir. Same thing in orthopedic, Dr. S. Kumar sir and Dr. Sunil Singh sir. Okay. Going to cardiology department, we have Dr. Amit Gaurav and Dr. Astos Marwa sir, जो कि दिल्ली से विजिट करते हैं, डॉक्टर सदाब रौफ। सो ये डिपार्टमेंट्स हमारे जो हैं, जो जिसको हम कोर डिपार्टमेंट बोलते हैं, जिसकी डे टू डे रिक्वायर्ड है, उस सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग फैसिलिटी में अलग अलग डॉक्टर्स और मल्टीपल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सोलो डॉक्टर्स आर अगेन अवेलेबल इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स जो कि खुद रन करते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, ही इज आवर स्टार डॉक्टर इन MD medicine and physician. He is available 8 hours in hospital and 24 hours on phone. Our critical care services, I already explained to you कि 24 hour services. Dr. A. Pandey, Dr. Sagar Rai, Dr. Savita, they are always there to provide best ICU care in our hospital. Now coming to our gastroenterology department, Dr. Pawan Chaubey, urology, Dr. Kirti Singh, nephrology, neurology, Dr. Vivek Tripathi sir. They all are having good experience, good exposure, and they are very good doctors. Okay. Now coming to the year of experience, if you are considering it कि 20 plus experience, Dr. Usha Yadav, she has more than 35 years of experience in OBS, gynae and IVF cases, infertility cases. Same thing, Dr. Ekta has experience. Now coming to 20 plus experience, again Dr. Santosh sir, S. Kumar sir, in orthopedic department, Dr. Sunil sir in orthopedic department, Dr. Sudhendu Sekhar sir in oncology department. He was a faculty in Tata Memorial Hospital. He has a lot of experience working with Tata hospitals in oncology. Now coming down to neurology, Dr. Vivek Tripathi sir, he comes between 10 to 20 years of experience in patient care. Same thing goes for Dr. Prabhat Thakur sir, Dr. Pramen sir, Dr. S.P. Gupta sir, 20 plus years of service. So we have combined it with new and old doctors. Old doctors has experience, new doctors have new technology with them. And you have to mingle with them. Newer technologies are very much required for our growth. And older ones are required for this stability and strength of this hospital. And that is our motto. And that's why we are progressing, we are collaborating, we are working with them, we are supporting them, we are encouraging our young bloods to work, to gain knowledge, get experience from our experienced doctors, and whenever required. This I may have forgotten some name of our own hospital specialists, like my radiologist Dr. Sneha, my pathologist Dr. Sunil, and others also. But the thing is, we are supporting each and everyone, and whenever if we are missing some specialty, we need some specialty to for their treatment of patient treatment. Basically, if we require someone, we used to call them. And these doctors also are not just a visiting faculty, they are our guiding force. They used to guide us a lot, saying for hospital administration, saying for patient care, for anything, they will guide us. And that's why we used to respect them a lot. I don't want to take their name because some may feel good, some may feel bad. So let it be.
बट वी हैव अ वेरी गुड बंच ऑफ स्पेशलिस्ट विद अस। तो सर आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक मैंने आपका काफी समय ले लिया है और मेरे हिसाब से संदेश कोई भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और एक डॉक्टर यही देगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज यू आर सफरिंग, यू शुड डायग्नोज, मतलब डॉक्टर शुड डायग्नोज it as early as possible and the treatment should be started. Okay. Barring saying that is key immunization, early immunization, whatever required, we used to follow the immunization schedule. We have packages, blood investigation, radiological investigation, cardiology investigation, which is very much required. If you are below, earlier it was, right now though I cannot even say, if you are below 40, go for blood checkup and you will be fine knowing your parameters. Nowadays even that is not valid. You are above 30, you change your lifestyle, start a healthy lifestyle, go with annual blood investigations and at least few investigations like ECG and TMT. You may go for echo also at least twice, once in 2 years. Till 40 and every years after 40. Okay. For cardiology, because nowadays cardiology is something which is going to disturb anyone. Now we are having certain packages in that also, in cardiology department, in laboratory investigation for physicians, this screening and all. We used to conduct camps for that, and very soon I am planning camps inside hospital also, at least twice a month, so that the local people, the local crowd should get the awareness, screening, early detection and treatment, or rather prevention. So that is our motto। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर अस्पताल को अंदर आए, हमारे रेट्स, हमारे सर्विसेज को देखें और खुद डिसाइड करें कि क्या जो आपके दिमाग में एक परसेप्शन भरा हुआ है, मतलब है कि हॉस्पिटल महंगा हो गया, हॉस्पिटल लूट लेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाना है, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल केवल पैसे बनाने की मशीन नहीं है। हेल्थ केयर आपको, आपकी सुरक्षा, आपको स्वस्थ, आपके परिवार को स्वस्थ रखने का एक जरिया भी है और ये एक आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। और इसलिए आपको हॉस्पिटल और उनकी सर्विसेज का एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। आप आइए, हमसे मिलिए, आप मत दिखा के जाइए किसी से। आने का तो पैसा नहीं लग रहा है, हमारे सर्विसेज जानने का पैसा नहीं लग रहा है, हमारे कैंप्स में आइए। आपको अगर लगता है कि हमें कहीं कैंप करना है, हमें कुछ एजुकेशन, जो कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हमें करना चाहिए, हम उसके लिए भी आगे आने को तैयार हैं। सो आप और हम मिलकर आगे बढ़े, आपदा में है हम हैं आपके साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी बेहद प्रेरणादायक बातचीत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय के साथ। तो दोस्तों, और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सेहत जंक्शन।